नमस्ते आंटी जी। अरे तुम तो सविता की बहू हो ना, आओ आओ अंदर आओ। आंटी जी मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? ये कौन सी बड़ी बात है। अरे काजल बेटा, जरा रसोई घर से चीनी ले आ। तभी कविता निशा की साड़ी और गहने गौर से देखने लगती है। अरे वाह बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है और गहनों का तो क्या ही कहना। मान गई तुम्हें, बड़ी सलीके से रहती हो। मेरी नजर में तो बहू तुम्हारे जैसी ही होनी चाहिए। तभी कविता की बहू काजल बाहर आ जाती है। और ये एक मेरी बहू, इसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। खैर जाने दो बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं आंटी जी, फिलहाल अभी इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू, आती रहना। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी जी, हम लोग पड़ोसी जो हैं। निशा के जाते ही कविता ने अपनी बहू से कहा, देखा बहू तूने, अच्छी घर की बहुओं का रहन सहन कैसा होता है, एकदम टिप टॉप। और एक तू है। काजल अपनी सास की स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और अपना घर का सारा काम करने लगी। एक दिन की बात है, निशा कविता आंटी के घर आती है और कहती है, ये लीजिए आंटी जी, मैंने आज समोसे और जलेबी बनाए हैं, जरा चखिए तो सही और बताइए कैसे बने हैं। क्या बात है बेटा, क्या स्वाद है। इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी, मेरा मन तो तृप्त हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी समोसे और जलेबी कभी नहीं खाई। तू दिखने में जितनी सुंदर है, उतनी गुणी भी है। ये तो कुछ भी नहीं है आंटी जी, मैं तो चाइनीज खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तो ये सभी बना लेती है? मैं तो बचपन से ही खाने पीने की शौकीन हूँ आंटी जी। कल आप मेरे हाथों से बना हुआ हक्का नूडल्स खाकर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा असली खाने का स्वाद किसे कहते हैं। सच में बहू, सविता बड़ी किस्मत वाली है जो तेरे जैसी बहू उसे मिली है। आपकी बहू काजल वैसे दिखने में मेरे जितनी सुंदर ना सही, पर फिर भी ठीक ही है आंटी जी। वैसे घर के काम तो सही से कर लेती होगी ना? अरे घर के काम क्या खाक ठीक करती है। अरे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, जिसका परिणाम मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। अरे इसे तो ठीक से रोटी भी बनाने नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू थोड़ी ना बनाकर भेजता है। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। मैं पार्लर इस उम्र में? अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आप शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है बेटी। इन सब चीजों को देखकर कविता निशा से इतना प्रभावित होती है कि हर वक्त अब उसके पीछे लट्टू की तरह घूमते रहती थी। देखते ही देखते कविता निशा की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू काजल को बात बात पर निशा की तरह बनने की नसीहत देती रहती है। फिर एक दिन, अरे नालायक, खाने में मसाला डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? हमारे यहाँ ये मसाला क्या तेरे पिताजी के यहाँ से आता है, जो तू सब्जी में इतना सोच सोच कर डालती है? जरा भी स्वाद नहीं है सब्जी में। अरे भाग्यवान, सब्जी तो ठीक बनी है, बेकार में तुम बहू के ऊपर भड़क रही हो। आप जरा सविता की बहू के हाथों की सब्जी खाकर देखो, तब पता चलेगा स्वाद क्या है। सच में निशा के सास ससुर बड़े किस्मत वाले हैं जो उसे ऐसी बहू मिली। तभी निशा के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सब लोग बाहर जाकर देखते हैं कि निशा अपने सास ससुर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही है। इतने दिनों से मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो, दोबारा इस घर में नजर मत आ जाना। अरे लेकिन। आप चुप करिए और चुपचाप अंदर चलिए। निशा अपने पति को ऐसे आंख दिखाती है कि उसका पति घबराकर अंदर की ओर चले जाता है। निशा के सास ससुर रोते बिलखते वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग तमाशा बने ये सब देख रहे होते हैं। क्यों माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इसी की तरह बन जाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। तू तो मेरी बहुत प्यारी बहू है। गरीब भिखारी की दावत। एक बार की बात है, आनंदपुर गांव में संदीप नाम का एक किसान रहता था। गांव में सूखा पड़ जाने के कारण संदीप पूरी तरह से जमींदार के कर्जे में डूब गया था। संदीप को खेती के अलावा कोई काम करना नहीं आता था, जिस वजह से उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर लोगों से भीख मांगेगा और उसी से अपना गुजारा करेगा।
उसके बाद संदीप गांव वालों से छुपकर शहर जाता है और भीख मांगना शुरू करता है। संदीप एक औरत से कहता है, भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। शरीर से तो आप सही हो, तो कुछ काम क्यों नहीं करते? बेटा, अगर कुछ देना है तो दो, वरना रहने दो। संदीप हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। एक दिन जमींदार धनीराम और मुंशी किशोर एक पेड़ के पास खड़े थे। तभी किशोर संदीप को देखता है और देखते ही जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से संदीप आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, ये अब तो मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। धनीराम और किशोर संदीप के घर जाते हैं। धनीराम संदीप से कहता है, आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं, मेरे पैसे कब दे रहे हो? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा ये घर ले लूंगा। मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए हैं, अब बस ये छोटी सी झोपड़ी ही बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं। तुम ब्याज नहीं भरोगे तो मैं सब ले लूंगा। ये लीजिए मालिक ब्याज के पैसे, और मैं अगले महीने पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। संदीप के हाथ में पैसे देखकर धनीराम और किशोर दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। धनीराम पैसे लेकर मुंशी के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में किशोर धनीराम से कहता है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और उसके बर्ताव से तो पता चल रहा था कि जैसे कि वो गांव का कोई बड़ा साहब हो, और बातें तो ऐसी कर रहा था जैसे कि सारी जमीन खरीद लेगा हमसे। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। संदीप हमेशा गांव से सुबह सुबह शहर के लिए वेश बदलकर भीख मांगने निकल जाता। एक दिन जमींदार धनीराम अपनी पत्नी को शहर में समुद्र दिखाने के लिए लेकर जाता है। जमींदार की नजर संदीप पर पड़ती है। वो देखता है कि संदीप भीख मांग रहा है, और तभी अचानक संदीप की भी नजर जमींदार पर पड़ जाती है। जमींदार संदीप से कहता है, अच्छा, तो ये तुम्हारा नया काम है? गांव में तो बहुत ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पैसे देने आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, मैं तुम्हारा गांव में रहना मुश्किल करवा दूंगा। धनीराम किशोर को सारी बातें बताता है। फिर धनीराम और किशोर मिलकर पूरे गांव वालों को संदीप की भीख मांगने वाली बात बताते हैं। संदीप जहाँ कहीं भी जाता लोग उसे भिखारी कहकर चिढ़ाते। एक दिन संदीप अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी एक आदमी और एक औरत संदीप को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे ये देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी। अपने जेब से चिल्लड़ निकाल लो, क्योंकि इसे भीख भी तो देनी है। दोनों इतना कहकर जोरों से हंसने लगते हैं। पूरे गांव से संदीप अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर परेशान होकर आनंदपुर गांव छोड़कर एक जंगल में चला जाता है, और वो जंगल की एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन था, और तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि संदीप पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। साधु संदीप से कहता है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या परेशानी है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी जिंदगी इस पहाड़ से और खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार हो गई है। संदीप अपनी सारी बात तपस्वी साधु को बताता है। संदीप की बातें सुनकर साधु संदीप से कहता है, मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। साधु अपने थैले में से गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ निकालता है और संदीप पर फेंकता है, और तभी संदीप के ऊपर एक नीली रोशनी आती है। संदीप अपने भिखारी के वेश में आ जाता है। अपने आप को देखकर संदीप साधु से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस वेश में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस वेश में कुछ भी भिक्षा लोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस वेश में रहने पर ही ऐसा होगा।
और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। साधु संदीप को एक सोने का सिक्का देता है और कहता है, ये लो, ये सोने का सिक्का मैं तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई साधु भिक्षा देता है। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या कोई चमत्कार समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही साधु एक सोने का सिक्का संदीप को देता है, वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो जाता है। संदीप ये देखकर हैरान हो जाता है। संदीप ने उन सिक्कों को शहर जाकर सुनार को बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास एक जमीन खरीद ली और उस जमीन पर बड़ा सा एक घर बनवा लिया। संदीप ठेकेदार से कहता है, ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे आनंदपुर गांव के वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। संदीप अपना घर बनवाकर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। संदीप को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के चमत्कार से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता था। देखते ही देखते संदीप भिखारी से अमीर हो जाता है। लेकिन संदीप का सारा व्यवहार भिखारियों जैसा ही था। उसने अपने घर में एक बड़ी सी दावत रखी। उसने अपना नाम छुपाकर जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को एक आदमी से माइक के द्वारा दावत में आने का ऐलान करवाया। सुनो सुनो, आनंदपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पूरे आनंदपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सबको दावत में आना है। ऐलान को सुनकर मुंशी किशोर धनीराम से कहता है, जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा है। वो बहुत बड़ा महल है। हमें चलना चाहिए, वहाँ जाकर हमें कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत में चले जाते हैं। उस दावत में संदीप अपने भिखारी के रूप में ही होता है। उसे वहाँ देखकर धनीराम और किशोर कहते हैं, तुम यहाँ पर भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी इसे यहाँ पर। धनीराम और किशोर की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो धनीराम और किशोर से कहता है, जिसे आप भिखारी समझ रही हैं ना, ये बड़ा सा महल इनका ही है। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये संदीप जी का ही महल है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक कैसे बन गया? तभी संदीप कहता है, मैं तो बस अपनी हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप लोग मुझे मेरे हालात को लेकर बहुत ही ताने मारते थे। लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे हालात बदल दिए। आज मैं आप लोगों से भी ज्यादा अमीर हूँ। संदीप की बात सुनकर धनीराम और किशोर उदास हो जाते हैं और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और संदीप से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन संदीप इसके बाद भी शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।